नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम पंजाबी ब्यावर यूट्यूब चैनल से और मेरे कार्यक्रम लेमन टी विद पंजाबी के साथ आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाला हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कलम को दिया है, यानी शिक्षाविद डॉक्टर नरेंद्र आनंद साहब, जो प्रोफेसर से रिटायर हुए पर टायर्ड नहीं हुए और उन्होंने एक नए लक्ष्य, नई टास्क के साथ अपने जीवन की शुरुआत की और बने भारत के जाने माने यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, और जिन्होंने कलम को कैमरे की तरफ मोड़ दिया और ऐसी ऐसी हेरिटेज चीजें, दुर्लभ चीजों के दर्शन करवाए, उनसे रूबरू करवाया आप और हम सबको। तो ये इनके जीवन का सफर कैसा रहा और इस नई टास्क के बारे में और आज उनसे पूछते हैं, रूबरू होते हैं कि जैसे उनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र आनंद, तो सुख और आनंद दोनों चीजें दोस्तों अलग होती है। सुख से हम सुख की अनुभूति करते हैं, लेकिन उसके साथ आनंद हो ये जरूरी नहीं है। सुख और आनंद दोनों की अनुभूति को, नाम को सार्थक करते हुए डॉक्टर प्रोफेसर नरेंद्र सिंह आनंद साहब से बात करते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार राम जी। डॉक्टर साहब, मैं कैसे आपको संबोधन दूं, प्रोफेसर या इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर या किस नाम से आपको बुलाऊं, यही संदेह मेरे मन में है। अब आप ही बताएं। किसी ने कहा है ना कि वो पूछते हैं कि गालिब है कौन, अब आप ही बताएं कि हम क्या बताएं। तो आपका परिचय हम कैसे दें डॉक्टर साहब? मेरा परिचय ये है कि मैं कुछ भी नहीं जानता और दूसरी मेरी सबसे खास बात ये रही कि कुछ न जानते के कारण मैं कुछ जानने के लिए शुरू से कोशिश करता रहा और बस चल पड़ा। मैं मानता हूँ इस पद का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। जी डॉक्टर साहब, कैसे रहा जीवन ने, कैसे इस और करवट ली कि आप एक शिक्षाविद से कलम कैमरे की ओर कैसे मुड़ा? मैंने महसूस किया कि कलम का जमाना सीमित है और मैं कलम के माध्यम से अपने सारे दर्शकों तक, श्रोताओं तक नहीं पहुंच सकता हूं। और ये जो एक बड़ा परिवर्तन आया है सोशल मीडिया का, और इस दृष्टि से मैंने महसूस किया कि मैं जो काम कलम के माध्यम से कर रहा था, मैं क्यों ना कैमरे के माध्यम से करूं। और इसलिए मैं कैमरा लेकर के चल पड़ा और रहस्यमय स्थानों की खोज में, जो हिस्टोरिकल स्थान है, हेरिटेज कहलाने वाले स्थान हैं, उनसे खुद रूबरू होने और अपने दर्शकों को उनकी खूबियों तक पहुंचाने के लिए मैं यूट्यूब चैनल का माध्यम मैंने चुना। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक यूट्यूबर जो दुनिया की आपको दर्शन कराता है, मैं उनसे रूबरू करवा रहा हूँ। तो एक यूट्यूबर से वार्ता मैं खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, बताएं कि अभी आप बताएं कि कौन कौन सी जगह आपने, कोई ऐसे आपके इस सफर के अंदर ऐसी चीजों आप जो हमारे श्रोताओं से, दर्शकों से शेयर करना चाहते हो, दुर्लभ चीजें, क्योंकि मैं भी आपका चैनल देखता हूँ और बहुत सारे चीजों से आप हमें अपडेट कराते हैं। तो आप बताएं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो आपको हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहते हैं और जीवन में, जिसमें जीवन दर्शन नजर आता हो। मुझे रहस्यमय वस्तुएं, रहस्यमय स्थानों पर जाना बहुत अच्छा लगता है, जैसे दिल्ली का मालचा महल, भूली भटियारी करौल बाग के बिल्कुल करीब, और राजस्थान का जिसे हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है दोस्तों, भानगढ़ का किला अद्भुत है, जहां कभी एक पूरी दुनिया आबाद थी, जहां राजा था, खूबसूरत राजकुमारी थी, दुकानें थी, मंदिर थे, सब कुछ था, लेकिन एक अभिशाप ने उस जगह को उजाड़ दिया। और आज भी वहां हम जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वहां घटित होती हैं। और मैंने खुद महसूस किया कि अद्भुत है वो स्थान, और शाम होते ही सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और दोस्तों, मैं एक शेयर करना चाहूँगा, वहाँ एक डार्क जोन है जहाँ 7 कमरे हैं, अंधकार है, और कहते हैं कि वहाँ भले ही आपका 2 करोड़ का कैमरा हो, वहाँ जाकर के ब्लर हो जाता है। और अद्भुत बात थी। और दूसरी बात तो मालचा महल, अरे लगभग 3 दशक तक एक लखनऊ की नवाबजादी अपने 2 बच्चों के साथ रही, वहीं मर खप गई और
तब पता लगा ज़माने को कि वो मर गई, जब उसकी लाश की दुर्गंध लोगों तक पहुंची। दोस्तों, जब मैं गया, चाणक्यपुरी आधुनिकतम बिल्डिंगें हैं जहां चारों तरफ शोर है, लेकिन उसके पास ही सुनसान मालचा महल। मुझे आज भी लगता है कि वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ घटित होती हैं। डॉक्टर साहब, आप एक चीज बताएं, आपने यूएसए भी गए अभी, बहुत सारे करीबन आपने अपने एपिसोड डाले थे, तो मैंने भी वहां पर देखे थे यूएसए दर्शन। तो आप बताएं कि जो भारत के जो विरासत हेरिटेज की हुई है और यूएसए की जो है, उनमें क्या फर्क नजर आया आपको? क्या चीजें हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि यूएसए, अभी डॉक्टर साहब के नए ब्लॉग्स आए थे, आप यूएसए का उन्होंने बहुत सारी चीजें दिखाई, उनके बारे में हमारे श्रोता सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं बताऊं, भारत में हम कहीं भी जाते हैं ना घूमने के लिए, जी। हमें काफी पैसे दे करके टिकट लेना पड़ता है। लेकिन अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में मैंने कई म्यूजियम देखे, वहाँ कैपिटल हिल देखी, वाशिंगटन डीसी के और बहुत सारे स्थान देखे, लेकिन कहीं पर भी एक पैसे की भी टिकट नहीं लगती। अच्छा जी। और वो सारी की सारी सुविधाएं, आप जाए वहाँ आपको अच्छे गाइड मिलेंगे, वहाँ भी आपको पैसा नहीं देना पड़ता। और वो चाहते हैं कि अमेरिका की जो हेरिटेज कहलाने वाले स्थान हैं वो दुनिया तक पहुँचे। और सबसे खूबसूरत मुझे लगा कैपिटल हिल। अमेरिकी संसद जितनी खूबसूरत है, उससे कहीं अधिक वो बोलती हुई महसूस होती है। अच्छा जी, बहुत अच्छी। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता था, बहुत सारे, जैसे आपका भी बेटा वही है यूएसए में, हाँ। तो बहुत सारे पेरेंट्स, बच्चे वहाँ पर कार्य करते हैं, तो मैंने देखा है कि आपने उनके साथ भी एक जो वीकेंड पर सारे लोग पेरेंट्स इकट्ठे होते हैं, और तो उनका कैसे वो हमारा अपनी संस्कृति को, कैसे यहाँ के जो तीज त्योहार है वहाँ पर भी वो लोग मनाते हैं, उसके बारे में बताएं। मैंने देखा आप उनके कार्यक्रम में शरीक होते थे डॉक्टर साहब, तो उनसे जानते हैं कि वहाँ पर जो बच्चे रहते हैं या जो इंडियन लोग एक साथ मिलते हैं, तो उनके बारे में बताएं। सर, मेरा ये मानना है कि इंसान को अपनी विरासत की कमी तब महसूस होती है जब अपना देश छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं। उस पराए देश में, बेगाने लोगों के बीच में जब आपको हिंदुस्तान के दोस्त मिलते हैं, तो आपको लगता है कि आपको आपके भाईबंध मिल गए हैं। और अमेरिका की सबसे बड़ी खूबी है कि वो हमारे सारे त्योहार दे सेलिब्रेट विद फुल एंथुजियाज्म, और इस बहाने सब एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं। वहाँ की दिवाली की रोशनी सबका दिल प्रभावित करती है। होली के रंग सबके दिलों तक पहुँचते हैं, और लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जब वो त्यौहार मनाते हैं तो वो अपने देश की संस्कृति को जी रहे हैं विदेश में। डॉक्टर साहब, आप इतनी जगह जाते हैं, देश और विदेश में ट्रैवल ब्लॉग्स के जरिए, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है आपके पास में? मैं आपको उम्र जस्ट लाइक ए नंबर कहते हैं ना, और इन्होंने उसको चरितार्थ कर रहे हैं, तो ये इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? हमेशा मुस्कान चेहरे पर रखने वाले हमारे प्रोफेसर साहब, बताएं कि हमारे श्रोताओं को कि वो कैसे एनर्जी को भी सेव करें, प्रोटेक्ट करें, हेरिटेज करें, मैं तो कहूँगा। देखिए सर, मेरा ऐसा मानना है, मैं 76वें साल में चल रहा हूँ, जिंदगी के 75 बसंत में देख चुका हूँ, 76वां चल रहा है। और मैं महसूस करता हूँ कि हम अगर 75 साल के बाद कुछ सीखते हैं, तो जब हम अगला जन्म लेंगे ना, तो वो ज्ञान की कुछ बातें, वो उत्साह हमारे साथ जन्मजात होगा। तो मैंने यही सोच करके कि मैं कुछ नया सीखूं, मैंने 75 साल से पहले तक मैं YouTube के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन एक बार जब मुझे इसमें रस आने लगा, तो मुझे लगा कि ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा ना, मेरा ज़िंदगी का लक्ष्य है तलाश, तलाशो तलब में वो लज्जत मिली है। दुआ कर रहा हूँ कि मंजिल आए, और मैं चलता रहूँ तब तक, जब तक कि नए नए स्थानों को अपने चैनल के माध्यम से एक्सप्लोर करके मैं आप सब तक न पहुंचा दूँ। डॉक्टर साहब, आप बताएं, युवा पीढ़ी जो हमारी सभ्यता और संस्कृति से दूर होती जा रही है, और आप हिंदी के व्याख्याता रहे, हिंदी के प्रोफेसर रहे हुए हैं, तो हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आपके ट्रैवल ब्लॉग में काम आती होगी, कैसे उसको साथ जस्टिफाई करते हैं कि हिंदी को यूज करते हुए आम जनता, आम श्रोता और दर्शकों तक आपकी बात पहुंचे, आप जो बात कहना चाहते हैं। तो कई मैंने देखे आपके ब्लॉग के अंदर आप बहुत सारे हिंदी के शब्द भी यूज करते हैं, हिंदी की कविताओं को भी उसके अंदर एक जरिया बनाते हैं अपनी बात समझाने का।
तो ये बताएं कि आप एक सर, मैं मानता हूं कि जो युवा पीढ़ी है उसमें बहुत जबरदस्त ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को कोई सही ढंग से चैनलाइज करने वाला होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मैं ऐसी भाषा का प्रयोग करूं जिसे आम नौजवान आसानी से समझ जाए। मैं भारी भरकम शब्दों का आडंबर नहीं डालना चाहता, सीधी बात कहना चाहता हूं। दिल की बात उनके दिल तक पहुंचेगी तो मैं मानता हूं कि वो कुछ नया सीखेंगे भी। और आपने कहा ना, युवा पीढ़ी के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि माता पिता दादा दादी से वो धीरे धीरे दूर जा रहे हैं नौकरियां करते हुए, और जब वो अपनी पुरानी पीढ़ी के साथ जुड़े रहेंगे तो उनमें रामजी संस्कार भी आते रहेंगे। अरे दादा दादी, नाना नानी और माता पिता से जुड़े रहो, अपने त्योहारों से जुड़े रहो, और YouTube पर जो अच्छा मटेरियल आपको मिलता है उससे आप जुड़े रहो। तो मेरा मानना है कि ये युवा पीढ़ी आने वाले कल की खूबसूरत पहचान होगी। भारत की युवा पीढ़ी वैसे भी कहीं कम नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, यहाँ के युवक जब जाते हैं तो हर क्षेत्र में अपनी मेहनत का, अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाते हैं। और भारत से लेट अस होप कि आने वाला समय भारतीय युवा पीढ़ी का बहुत उज्जवल है। वैसे तो डॉक्टर साहब किसी परीक्षा के मोहताज नहीं है, बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं आपको और आपने बुक्स भी लिखी है। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि कितनी बुक्स लिखी है आपने, कौन कौन से अवार्ड आपको से अलंकृत हुए हैं, आपको मिले हैं सम्मान के रूप में? सर, मैंने 1971 में मुट्ठियों में बंद आकार और 1973 में दूसरा दिविक में एक सहयोगी कवि के रूप में अपने लेखन को प्रारंभ किया, और उसके बाद सर्दियों की एक और सुबह नाम का उपन्यास लिखा, केसर क्यारी के 50 बसंत नाम का खंड काव्य भी लिखा, और कुछ साल पहले हाँ कहता हूँ आंखन देखी लघु कथा संग्रह मेरा प्रकाशित हुआ, ब्यावर से ही प्रकाशित हुआ। और इनाम की बात तो, पुरस्कार की बात तो ये मैं बतलाऊँ आपको क्या, मैं कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 1978 में भारत के उपराष्ट्रपति BD जत्ती द्वारा मुझे विद्या वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया था। और अभी पिछले साल की बात है, हैदराबाद में जैन समाज की ओर से मुझे मधुकर अर्चना पुरस्कार से नवाजा गया। और मेरा पुरस्कार है मेरे विद्यार्थी जिनको मैंने पढ़ाया और जो ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं। मेरा इनाम है राम जी जैसे मेरे मित्र जो बहुत एंथुजियास्टिक हैं, कुछ नया कर गुजरना चाहते हैं। मैं जब इन लोगों से मिलता हूँ, जुड़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि उम्र के पड़ाव को मैंने थोड़े वक्त के लिए रोक दिया है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि माय चैनल कीप्स मी एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ एंथुजियाज्म। डॉक्टर साहब, एक बात बताएं कि आप जैन दर्शन पे भी आप बहुत सारे संतों के साथ में रहे हैं, महापुरुषों के साथ में रहे हैं, और बहुत महाराज साहब भी आपसे बहुत प्रभावित हुए हैं। तो आप उनके बारे में हमें बताएं कि वो कैसे आपको इतना प्यार करते हैं, कितना स्नेह करते हैं आपसे, और आपको समय समय पर धर्म चर्चा के लिए बुलाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे जैन दर्शन पढ़ने का अवसर मिला, और अनेक साधु संतों का सानिध्य भी, आशीर्वाद भी मिला। उनका मांगलिक सुन करके मैंने अपने जीवन की बहुत सारी दिशाएं तय की हैं। मेरे बच्चों पर उनका प्यार रहा, आशीर्वाद रहा। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं जैन साधु साध्वियों को पढ़ाने गया पढ़ाने था, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और मेरी मान्यता है कि जैन दर्शन दुनिया के लिए एक नया क्षितिज खोलता है, दुनिया में प्यार समता का एक संदेश देता है। जो जैन दर्शन का स्यादवाद है, ये कहता है कि दुनिया के हर दर्शन का आप सम्मान करो। और भगवान महावीर स्वामी का ये कथन कि मिट्टी में सब गुहे सु बैर बचने के नहीं, अर्थात इस सृष्टि के सारे प्राणी हमारे मित्र हैं, हमें हमारा किसी से बैर नहीं है। और जो अहिंसा का सिद्धांत है, मैं अक्सर अपने YouTube में कई बार कह भी चुका हूँ कि जैन धर्म ने, जैन दर्शन ने संसार को
प्रेम, शांति, सौहार्द का संदेश दिया है। आज जब तीसरे विश्व युद्ध के बादल छा रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि बांधो यह नदी घृणा की, काली चट्टानों के सीने से निकली है, इसे छूते ही हरे वृक्ष सड़ जाएंगे। हमें हिंसा की नहीं, प्यार की ज़रूरत है। प्यार से हम ज़माने को बदल सकते हैं, हिंसा से नहीं। डॉक्टर साहब भगवान महावीर के सिद्धांतों को भी अपने चैनल के माध्यम से चरितार्थ कर रहे हैं और बहुत सारी शिक्षाओं को शेयर कर रहे हैं, और मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूं हमारे यहाँ पर आने के लिए। और ये कहना चाहूँगा कि बाद इस पॉडकास्ट के अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, ना जाने हम कहाँ होंगे। ऐसे डॉक्टर साहब की शख्सियत जो चैनल के माध्यम से देश के अंदर ज्ञान, भाईचारा, मानवता, ह्यूमैनिटी की अलख जगा रहे हैं, और कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं, कभी ठहरे नहीं, नॉन स्टॉप। बल्कि मैं तो ये ना कहना चाहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद ये ज़्यादा एक्टिव हो गए और चल पड़े एक नए युग की शुरुआत करने के लिए। जो इन्होंने जीवन में अनुभव पाया उसको बांटने के लिए, युवा पीढ़ी को एक संदेश देने के लिए, ह्यूमैनिटी, सद्भावना, मानवता, एकता का अलग जगाने के लिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा। राम जी पंजाबी, मैं आपके प्रति भी अपने हृदय से एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने रंगमंच से अपनी जिंदगी की शुरुआत की और आपकी मंजिलें व्यक्तित्व के धनी हैं। आप अभिनय की दुनिया में अपना पहचान बना चुके हैं और धर्म से भी आप जुड़े रहे हैं, और फिर आप सोशल मीडिया के माध्यम से ज़माने में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, आप राम पंजाबी जी से जुड़े रहें और उनके चैनल के माध्यम से ज़िंदगी की बहुत सारी कहानियों से रूबरू होते रहें। तो ये थे डॉक्टर प्रोफेसर नरेंद्र जी आनंद साहब। नई शख्सियत के साथ मेरे कार्यक्रम लेमन टी विद पंजाबी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।